द्वितीय सूची 5 प्रकार के पढ़ाए थे, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम आयंस, डाइसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटोल फॉस्फेट। तो हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो देखो गाइस, आज अपन केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। और हाँ गाइस, आज पार्ट नंबर 3 के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स की क्रियाविधि। और हाँ गाइस, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि अपन क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन ने 4 प्रकार के हार्मोन्स पढ़ के आए थे। हार्मोन्स के नेचर के अंदर 4 प्रकार के हार्मोन्स पढ़े थे। पहला कौन सा था, प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के। दूसरे कौन से आ जाते हैं, अमीनो एसिड वाले नेचर के। तीसरे कौन से आ जाते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स। और चौथे कौन से आ जाते हैं, आयोडो हार्मोन्स थे। जिसमें से देखो आयोडो क्लासिफिकेशन में करके बता दिया था। आयोडो हार्मोन्स के अंदर तो क्या आ जाते थे, थायरोक्सिन हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन्स में क्या आ जाते थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आ जाते थे। अमीनो एसिड से विपरीत हार्मोन्स में 2 आ जाते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। अब प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के अंदर कौन कौन से आ जाते थे, सारे के सारे पेंक्रियाज के हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। अब देखो गाइस, अपन क्या पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक तो क्या अपना हार्मोन्स की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म। तो हार्मोन्स का मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखो इसके अंदर जो प्रोटीन या पेप्टाइड या जो अमीनो एसिड से विद्युत हार्मोन्स होते हैं, इन दोनों की क्रियाविधि क्या होती है, इन दोनों हार्मोन्स की क्रियाविधि क्या होती है, एक समान होती है। और जो स्टीरोड या आयोडो ग्राम में आयोडो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स की क्रियाविधि क्या होती है, एक समान होती है। मतलब कि इन दोनों हार्मोन्स की क्रियाविधि एक जैसी होती है। और स्टीरॉइड या आयोडो हार्मोन्स जो होते हैं, इन हार्मोन्स की क्रियाविधि क्या होती है, एक समान होती है। समझ रहे हो गाइस। अब देखो, अब क्या करते हैं अपन, इन हार्मोन्स की क्रियाविधि को डायग्राम वाइज समझते हैं गाइस। पहले डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा, फिर थ्योरी लिखाऊंगा आपको। पहले तो क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब देखो इधर दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है गाइस, इधर दोनों अलग अलग है। तो देखो ये एक कोशिका इधर बना दी मैंने, और ये एक कोशिका इधर बना दी मैंने। अब देखो गाइस, ये क्या बनाई मैंने, सेल मेम्ब्रेन बनाई। ये क्या बनाई मैंने, सेल मेम्ब्रेन बनाई। क्या बना दी गाइस मैंने, इधर आओ देखो, ये क्या बना दी मैंने, सेल मेम्ब्रेन बना दी। अब देखो गाइस, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो लिपिड की द्विपरत से निर्मित होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, लिपिड की द्विपरत से निर्मित होती है। समझ में। तो ये क्या बनाया मैंने, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे निर्मित होती है, लिपिड से निर्मित होती है। यानी कि लिपिड की क्या पाई जाती है, 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। और ये तो गाइस आप सेल वाले चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ लेते हो। अब देखो गाइस, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, हार्मोन्स की क्रियाविधि थी ना, तो हार्मोन्स की क्रियाविधि में इधर मैंने कौन सा हार्मोन लिया, इधर कौन से थे, अमीनो एसिड से विद्युत हार्मोन्स थे और प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स थे। तो मैंने कौन सा ले लिया, एक एफएसएच हार्मोन ले लिया, यानी कि फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है, ये क्या है गाइस, एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। अब देखो, अब एफएसएच पेप्टाइड हार्मोन होता है, तो जो एफएसएच पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं गाइस, ध्रुवीय होते हैं। कैसे होते हैं, पोलार होते हैं। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, अध्रुवीय होती है। ये कैसी होती है, यानी कि नॉन पोलार्स होते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, अध्रुवीय होती है। और जो एफएसएच होता है, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। तो गाइस, ये तो सीधे कोशिका के अंदर एंटर कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, सीधे कोशिका के अंदर तो एंटर कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अध्रुवीय होते हैं और ये ध्रुवीय होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इसे अपने अंदर तो प्रवेश करने देगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, खुद अध्रुवीय। तो वो अध्रुवीय जैसे पदार्थों को तो एंट्री देगी, तो अंदर एंट्री नहीं दे सकती। अब एफएसएच क्या कर रहा है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सूचनाओं को लेकर आ रहा है, तो सूचनाओं को अंदर तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि आप जानते हो हार्मोन्स क्या होते हैं, रासायनिक सूचक होते हैं। तो इसलिए गाइस, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पर
क्या पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं गाइस, क्या पाए जाते हैं गाइस, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो देखो ये देखो ऐसे, ये क्या पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये क्या पाए जाते हैं, तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से क्या होता है, ये एफएसएस प्रोटीन आके जुड़ जाता है, यानी कि जो पेप्टाइड हार्मोन होता है वो इन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से आके जुड़ जाता है। अब इनसे आके जुड़ गया, अब इनसे आके जुड़ गया, तो ये क्या करेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जब आके जुड़ गया तो क्या करेंगे, जो भी सूचना होगी वो अंदर डालेंगे, जो भी सूचना होगी उसे अंदर डालेंगे। तो अंदर क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर को निर्मित करते हैं। ये तो रासायनिक सूचक थे, अभी क्या करते हैं, दूसरे सूचक बनाते हैं। भाई अंदर तुम मेरी सूचनाओं को लेके जाओ, तो ये क्या करेंगे अंदर, तो ये क्या करेंगे अंदर गाइस, द्वितीयक सूचक को निर्मित करेंगे। अब क्या करेंगे अंदर, द्वितीयक सूचक को निर्मित करेंगे। और देखो गाइस, जो ये द्वितीयक सूचक होते हैं ना, सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, वो भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, दूसरा साइक्लिक गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, तीसरा कौन सा, कैल्शियम आयन से, चौथा कौन सा, डाई असाइल ग्लिसरॉल, और पांचवा कौन सा आ जाता है, इनोसिटोल फॉस्फेट। तो कौन कौन से बताए, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम आयन, डाई असाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटोल फॉस्फेट। तो ये क्या होते हैं, 5 प्रकार के द्वितीयक सूचक होते हैं। अब ये 5 प्रकार के द्वितीयक सूचक हो गए ना, अब ये क्या करेंगे, कायर की प्रभाव करेंगे, यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे गाइस, कायर की प्रभाव करेंगे, और कायर की प्रभाव से आगे फिर क्या करेंगे, या तो कोशिका द्रव्य के एंजाइम्स को सक्रिय करेंगे या निष्क्रियण होगा। या फिर क्या होगा, निष्क्रियण होगा। अरे भाई जरूरत के अनुसार, भाई एफएसएस कौन सी सूचनाओं को लेके आ रहा है, अगर किसी चीज को एक्टिवेट करना तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, अगर डीएक्टिवेट करना तो डीएक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि क्या होते हैं, कार्य के प्रभाव होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह होते हैं। तो ये तो क्या होती है, पेप्टाइड हार्मोन से अमीनो एसिड से विद्युत हार्मोन्स की क्रियाविधि क्या होती है, ऐसी होती है। अब देखो इधर बात करते हैं, किधर आ जाती है, इधर आयोडो हार्मोन्स में आ जाती है, स्टीरॉयड हार्मोन्स में आ जाते हैं। अब देखो स्टीरॉयड हार्मोन्स तो क्या होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स तो क्या होते हैं गाइस, वो तो अधूरवी होते हैं। अब वो अधूरवी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी क्या होती है, अधूरवी होती है। जब सेल मेम्ब्रेन भी अधूरवी होती है, वो तो क्या करेंगे, सीधा कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। क्या कर जाएंगे, सीधा कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उनके लिए तो इसके ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स की आवश्यकता ही नहीं होती। उनके अंदर तो क्या पाए जाते हैं, अंदर ही क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं गाइस, अंदर ही रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जबकि इधर क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स की आवश्यकता होती है। समझ लो गाइस, एक मिनट। हाँ तो देखो गाइस, अब इधर कौन सा ले लेता मैं, एक स्टेरॉयड हार्मोन लेके चलते अपन, जिसका क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन है। क्या लेके चलते अपन, टेस्टोस्टेरोन लेके चलते हैं, या टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, या एड्रिनल कोर्टेक्स है, कुछ भी लेके चलो। तो देखो इधर मैंने एक हार्मोन लिया, ये वाला, चलो एस्ट्रोजन ले लेते हैं। क्या ले लिया मैंने, एस्ट्रोजन ले लिया। और एस्ट्रोजन क्या होता है गाइस, स्टेरॉयड हार्मोन होता है। ये तो कल ही लिखा दिया था ना कि एस्ट्रोजन क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। अब स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना, ये भी कैसे होते हैं, अधूरवी होते हैं, यानी कि नॉन पोलर होते हैं। सब लिखा दूंगा अभी, अभी इसे रफ करके स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, फिर उसके आगे पूरा लिख दूंगा, चिंता मत करो, दोनों में डिफरेंस लिख देंगे, उससे अच्छे से समझ में आएगा। तो एस्ट्रोजन क्या एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन होता है। स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, अधूरवी होते हैं। ये लो, ये भी लिख दिया, यानी कि नॉन पोलर होते हैं। अब ये नॉन पोलर होते तो इनको तो डटने की आवश्यकता ही नहीं ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी तो नॉन पोलर होती है। तो भाई नॉन पोलर तो सेम सेम है, तो भाई सेल मेम्ब्रेन को तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, वो तो आने देगी, तो इसे अंदर आने देगी। तो इसलिए इनके बाहर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स की आवश्यकता पड़ती थी। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ये कैसे थे, ध्रुवीय थे, और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, अध्रुवीय होती है। अब यहाँ पर उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अंदर ही क्या पाए जाते हैं,
मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं गाइस? अंदर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अलग कलर से बनाते हैं आपके लिए। ये देखो गाइस, क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब इन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से आके ये वाला प्रोटीन जो एस्ट्रोजन वगैरह होते हैं वो सीधे यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर आके जुड़ जाते हैं ना। अब ये पता क्या क्या करते हैं? यहाँ पर नहीं रुकते, अब ये क्या करते हैं? केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? इस केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये देखो केंद्र को होता है, तो केंद्र के अंदर ये क्या करते हैं गाइस? ये डीएनए से जुड़ जाते हैं। केंद्र के अंदर ये क्या करते हैं? प्रवेश करके डीएनए से जुड़ेंगे। अब डीएनए से जुड़ जाते हैं, केंद्र के अंदर प्रवेश करके डीएनए से जुड़ जाते हैं, तो डीएनए से क्या बनेगा? अब एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ये बात आप जानते हो ना। अब एमआरएनए से क्या बनेगा गाइस? इधर डीएनए, तो डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए वगैरह बनेगा आगे, और फिर उससे बाहर क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ये देखो इसे क्या बन जाते हैं? प्रोटीन बन जाता है। इनके लिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, ये केंद्रक में प्रवेश करते हैं, और केंद्रक में प्रवेश करने के बाद में क्या करते हैं? डीएनए से जुड़ जाते हैं, और डीएनए से जुड़ करके क्या करते हैं? जीन अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं। क्योंकि बताया था गाइस, जीन क्या होती है? जीन क्या होता है? डीएनए का वह विशिष्ट भाग है, डीएनए का वह विशिष्ट भाग है, न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम जो प्रोटीन निर्माण के अंदर भाग लेता है, उसे क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। और जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ लेंगे, वो भी गाइस उसकी भी वीडियोज डाल रखी मैंने आई थिंक। तो देखो ये क्या करते हैं? केंद्र के अंदर प्रवेश करके डीएनए से जुड़ जाते हैं और जीन अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं, जिस वजह से क्या करते हैं? इनकी क्रियाविधि लंबे समय तक होती है, क्योंकि जीन बन रहा है, प्रोटीन निर्माण हो रहा है, वहां तक काम करे, तो इनकी क्रियाविधि क्या होती है? लंबे समय तक होती है, बट धीमी दर से काम करते हैं। तो ये देखो गाइस, पहले मैं तो साइड में रखता हूँ, आप क्या ले लो? इसका स्क्रीनशॉट मान लो। क्या मान लो गाइस? स्क्रीनशॉट देखो गाइस, एक मिनट। यहाँ पर क्या बन जाता है? ये तो डीएनए था, ये आरएनए बन जाता है, और इधर बाहर क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। और देखो गाइस, प्रोटीन बाहर क्यों बना? वो कोशिका द्रव्य में बनता है। आरएनए क्या बनता है? अंदर बनता है, जिस वजह से मैंने ये अंदर बाहर बना है, और ये मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो गाइस, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मान लो, इतना ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखो गाइस, मैं क्या करता हूँ? इसको रफ करता हूँ, और रफ करने के बाद में क्या करता हूँ गाइस? दोनों के अंदर कंपेरिजन लिख देते हैं आपको, सो समझने में आसानी हो जाएगी। सो देखते हैं आगे। तो देखो गाइस, मैंने दोनों के अंदर क्या लिख दिया? कंपैरिजन लिख दिया, जो कि जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो गाइस, प्रोटीन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड, हार्मोन से इधर, तो पहली बात तो ये कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं? पोलार होते हैं। अब पोलार होते हैं तो मेन दिक्कत तो यहीं पर आएगी ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो नॉन पोलार होती है ना, तो इनको अंदर जाने ही नहीं देती। इनको अंदर नहीं जाने देगी तो क्या पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ध्रुवीय होते हैं, तो इनके लिए क्या पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब देखो इधर बात करते हैं, ये तो अध्रुवीय होते हैं, तो प्रॉब्लम तो ये खत्म हो गई ना। ये अध्रुवीय होते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं ना, सीधा अंदर जाते हैं, कोई रोक टोक ही नहीं। तो ये कैसे होते हैं? अध्रुवीय होते हैं, कोशिका के अंदर क्या होते हैं? आसानी से विसरण हो जाता है, तो इनके लिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। किनके लिए? स्टीरॉयड या आयोडो हार्मोन्स के लिए। ठीक, अब इधर क्या होता है? द्वितीयक सूचक निर्मित होता है। अब ये तो बाहर ही रह गए, तो ये तो बाहर ही रह गए ना मेम्ब्रेन से जुड़ के, क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वहीं पर जुड़ जाते हैं। अब भाई सूचनाओं को आगे भेजना है, तो आगे भेजने के लिए क्या करते हैं? अब अंदर कोशिका के अंदर क्या करते हैं? द्वितीयक सूचक निर्मित करते हैं। और द्वितीयक सूचक 5 प्रकार के पढ़ाए थे: साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियमाइंस, डाइसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटोल फॉस्फेट। 1 2 3 4 5 हो गए। जबकि इधर तो द्वितीयक सूचक निर्मित नहीं होता। अरे भाई, इधर द्वितीयक सूचक निर्मित करेंगे क्या? निर्मित करके क्या करेंगे? जब पूरा का पूरा हार्मोन ही खुद ही अंदर गया, तो द्वितीय सूचक तो निर्मित करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। इधर देखो, इनकी क्रियाविधि कोशिका द्रव्य तक की सीमित होती है, जहां पर एंजाइम्स का क्या होता है? सक्रियण या निष्क्रियण होता है। अब देखो, जो ये होते हैं पेप्टाइड या प्रोटीन या अमीनो एसिड से विद्युत हार्मोन होते हैं, इनकी क्रियाविधि कोशिका द्रव्य तक की सीमित होती है। या तो कोशिका द्रव्य के एंजाइम को सक्रिय कर देंगे या निष्क्रिय करेंगे, बस बात खत्म। जबकि स्टीरॉयड या आयोडो हार्मोन्स होते हैं ना, वो कोशिका द्रव्य तक सीमित नहीं होते। ये क्या करते हैं? डीएनए से जुड़ जाते हैं, केंद्र में प्रवेश करके, और जीन अभिव्यक्ति का नियमन करते हैं।
समझ में आए? तो ये हार्मोन्स जो होते हैं इंट्रासेल्यूलर ग्राही से संयोजित होते हैं। इनके लिए क्या पाए जाते हैं? इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स पाए जाते थे ना। देखो इंट्रा और इंटर के अंदर अंतर समझ लेना, कई बार बता चुका हूँ। इंट्रा का अर्थ होता है एक ही कोशिका के अंदर और इंटर का अर्थ होता है दो के बीच में। तो क्योंकि एक ही कोशिका के अंदर है तो इंट्रासेल्यूलर ग्राही से संयोजित हो जाते हैं और क्या करते हैं? केंद्रक में प्रवेश करते हैं और डीएनए से जुड़ जाते हैं और जीन अभिव्यक्ति का क्या करते हैं गाइस? नियमन करते हैं। समझ में गाइस? आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो गाइस मैं साइड में रहता हूँ, आप क्या ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट मान लो। स्क्रीनशॉट मान लिया ना। अब देखो गाइस आपको क्या करना है, एक चीज और याद रखनी है, अभी बताता हूँ वो। इधर लिखो गाइस, इधर नोट पॉइंट के अंदर दिख रहा है ना। तो देखो गाइस नोट पॉइंट के अंदर क्या लिखना है आपको कि जो स्टीरॉयड या आयोडो हार्मोन्स होते हैं ना, इनकी क्रियाविधि क्या होती है? धीमी होती है और लंबे समय तक होती है। क्योंकि भाई केंद्रक में प्रवेश कर रहे हैं, डीएनए से जुड़ रहे हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो इनकी क्रियाविधि धीमी होती है परंतु लंबे समय तक होती है। स्टीरॉयड हार्मोन्स की जो क्रियाविधि होती है वो धीमे दर से परंतु लंबे समय तक होती है। ये गाइस आपको इतनी सी बात और याद रखनी है, ठीक? समझ में गाइस? तो देखो इससे मैंने पूरी की पूरी हार्मोन्स की क्रियाविधि आपको अच्छी तरीके से समझा दी। ये लो गाइस, इसको भी उतार लो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट मान लो, ठीक? बात कीजिए। तो देखो इतने अच्छे और सटीक तरीके से समझाया आपको। पूरे के पूरे कितने मिनट की वीडियो चुकी गाइस? 17 मिनट की वीडियो चुकी है। इतना डिटेल से कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन गाइस हम पढ़ाते हैं। और कहाँ गाइस अच्छे से समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज का रिप्लाई दूंगा गाइस। सो धन्यवाद भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं।